नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं मिडिल ईस्ट पर मंडराते खतरे की। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तक कैसे पहुंचा इजरायल? साइबर अटैक से मोसाद को क्या हासिल हुआ और अमेरिका ने ईरान को क्यों दी है धमकी? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काउंटडाउन के बीच ईरान में बड़ा साइबर अटैक हुआ। ईरानी साइबर स्पेस के पूर्व सचिव ने दावा किया है कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और करीब सभी सरकारी सेक्टर्स को प्रभावित किया है। ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त भीषण जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका के बावजूद इजराइल खुद से हमले की रणनीति गुप्त रखे हुए है। इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसा हमला चाहते हैं जिससे दुनिया को बड़ा संदेश जाए, लेकिन इजराइल के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इजराइल के संभावित हमले को लेकर ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। उसने अहम मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली तैयार की है। इसमें रूस में बने S-300, SA-22 और स्वदेशी खोरदाद और बावर 373 जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव के संकेत पर अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प खुले हुए हैं। ईरान की धमकी के बाद खाड़ी देशों में भी भारी दहशत है। 4 देशों ने इजराइल और अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से मना कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब और कतर को मदद करने पर हमले की धमकी दी है। ऑयल डिपो एटमी साइट पर हमले के डर से ईरान ने इजरायल के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री के कई मुस्लिम देशों के दौरे के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है। UAE, बहरीन और कतर ने इजरायल से संभावित हमलों को लेकर US से चिंता जताई है। इजरायल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे ईरान ने करारा जवाब देने की रणनीति बनाई है। CNN की रिपोर्ट है कि खामनेई ने IRGC कमांडर्स को बैरूत भेजा है। हिजबुल्लाह को दोबारा मजबूत कर नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी तय कर ईरान बड़ा संदेश दे सकता है। इजरायल की जंगी तैयारियों को देखते हुए ईरान ने भी पुख्ता तैयारियां की है। IRGC ने इजरायल के खिलाफ अपनी 2000 मिसाइलों को मोर्चे पर रेडी रखा है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर ये दावा किया। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इजरायल के खिलाफ किसे ताकतवर बना रहा है ईरान? सीरिया इराक बॉर्डर पर सुरंगों का जाल किसने तैयार किया और प्रॉक्सी गुटों को लेकर IDF चीफ हवेली का क्या बयान है? जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरान से लगातार मदद से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी है। एक बार फिर उसने लेबनान से इजरायल की राजधानी पर ड्रोन से हमला बोला। इस दौरान हर्जिलिया में हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन उड़ान भरते देखे गए। तेल अवीव पर पहली बार हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया। इस बार उसके निशाने पर हर्जिलिया का इंडस्ट्रियल पावर प्लांट रहा। इन हमलों में पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। हिजबुल्लाह को ईरान से शायद 136 ड्रोन मिले हैं। तेल अवीव पर ड्रोन अटैक के बाद इजराइल में अलर्ट है। खबर है कि हिजबुल्लाह ने दोनों ड्रोन्स IDF के आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के बाद इजराइल को ये मैसेज दिया कि वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल के संभावित हमले से पहले हिजबुल्लाह ने उसके कई शहरों को दहलाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुबह के वक्त गलील पर 80 रॉकेट दागे। हाइफा और एकरे में भी उसकी बारूदी बौछार इसी तरह जारी रही। ग्रीन एरिया में विस्फोट से हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह का पहला टारगेट अब इजराइल को ईरान पर हमले से पहले कमजोर करना है, उसका ध्यान भटकाना है। उसके प्रवक्ता मोहम्मद हाफिफ ने बयान जारी कर धमकी दी है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इजराइल को जल्द ही असली अंजाम दिखाएंगे। हिजबुल्लाह के सपोर्ट में यमन की सेना ने आक्रामक पलटवार किया। IDF सूत्रों के मुताबिक IRGC के निर्देश पर उसके ठिकानों पर मिसाइल से हमले की कोशिश हुई, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम कर दिए। दुश्मन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर मार गिराने का दावा है। इजराइल पर चौतरफा अटैक के बीच सीरिया इराक बॉर्डर पर प्रॉक्सी गुटों के सुरंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये सुरंग ईरान से आए हथियारों की सप्लाई के लिए ईरानी मिलिशिया ने बनाई है। तस्वीरें जारी कर ये दावा सीरियाई न्यूज चैनल से किया है।
ईरानी ऑयल फील्ड पर हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार करेंगे। इजराइल को यह धमकी ईरानी रेजिमेंट प्रवक्ता अबू अली अल अस्कारी ने दी है। इराकी रजिस्ट्रेंट ने बॉब अल मंडेब होमुर्ज स्ट्रेट ऑयल रूट और सीरिया के अमेरिकी बेस को दहलाने की धमकी दी। कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक उस पर हमले होते रहेंगे उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। आईडीएफ चीफ हवेली ने कहा कि बॉर्डर पर दोबारा आतंक को पांव पसारने नहीं देंगे। ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। कहा हिजबुल्लाह के सैन्य नेटवर्क पर आईडीएफ ने किया बड़ा प्रहार। लेबनान में हमास लड़ाकों के छिपे होने का दावा किसने किया है और भीषण बमबारी में 22 लोगों की मौत कहां हुई। बैटलफील्ड की अहम खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैन्य नेटवर्क पर बड़ा प्रहार बोला। आईडीएफ विमानों के टारगेटेड अटैक में हिजबुल्लाह कमांडर आरिब अल शोगा मार गिराने का दावा है। शोगा उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह हमलों का मास्टरमाइंड था। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान शिन बेट चीफ रोनन ने बड़ा दावा किया है। रोनन के मुताबिक इस वक्त हमास के कई लड़ाके दक्षिणी लेबनान में छिपे हुए हैं जिन्हें खत्म करना आईडीएफ का पहला लक्ष्य है। रोनन में बेरूत हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया। इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को बड़े आर्थिक नुकसान का दावा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक हिजबुल्लाह को 2000 पाउंड सोना और 1.5 अरब डॉलर की नकदी नष्ट हो गई। एयर स्ट्राइक सपोर्ट के बाद इजराइल की ग्राउंड फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। बेरूत, बेका, मरीजे, जीए में कमांडो का प्रहार देखने को मिला। आईडीएफ ने रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के गढ़ पर धावा बोला। इस दौरान उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए। को-पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड की ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर है, आज रात ईरान पर इजराइल के बड़े हमले की आशंका है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, आईडीएफ ने साइबर अटैक से ईरान के डिफेंस सिस्टम को हैक किया है। तीसरी खबर, ईरान ने हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान ने 48 घंटे के लिए एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी है। तेल अवीव से तेहरान की टेंशन बढ़ा देने वाली रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ईरान में इजराइल के हमले को लेकर है और इसके मुताबिक इजराइल आज रात ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने जा रहा है। आज सुबह इजराइल ने ईरान में साइबर हमला किया। माना जा रहा है कि ये साइबर अटैक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए किया गया और इसी के साथ अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की फ्लीट अरब में भेज दी है। इजराइल और अमेरिका की ये सैन्य गतिविधियां बता रही हैं कि कुछ ही घंटे में तेहरान में बहुत बड़ा बारूदी बवंडर आने जा रहा है। आधी रात में इजराइल ईरान का बारूदी दहन करने वाला है। इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। 12 दिन बाद तेहरान में बड़ा बारूदी बवंडर नजर आने वाला है। ईरान के अंदर इजराइल ने अपने कई टारगेट सेट कर लिए हैं। इजराइल का ईरान पर यह हमला ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में संदेश देने वाला होगा। लेबनान की तरह ईरान पर भी पहले साइबर अटैक और फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी है। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला करने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद से माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में किसी भी वक्त बड़ा विध्वंस कर सकता है।
इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब इजराइल ने ईरान में हमले का पहला फेज लॉन्च कर दिया। इजराइल ने लेबनान की तरह ही ईरान में साइबर अटैक कर दिया है। सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला कर दिया। इसके अलावा ईरानी कोर्ट, सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर और रक्षा मंत्रालय पर भी साइबर अटैक हुआ। ईरान ने स्वीकार किया है कि इस साइबर अटैक में इजराइल ने उसकी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल इजराइल ईरान में हमले के लिए करेगा। इजराइल के इस साइबर हमले को उसके बारूदी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल ईरान में मुख्य हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल ने यह साइबर अटैक इसलिए किया है ताकि हमलों के वक्त ईरानी एयर डिफेंस को हैक किया जा सके। तो इजराइल के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के टारगेट क्या है? ईरान में इजराइल कहां कहां हमला कर सकता है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, ईरान के ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड हथियार सिटी और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस हैं। इजराइल इन्हीं टारगेट को खत्म कर ईरान की संपूर्ण सैन्य शक्ति को एक झटके में तहस नहस करना चाहता है। ईरान को भी इजराइल की तरफ से मंडरा रहे इस खतरे का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम करने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। ये वही सुरक्षा चक्र है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का वो सुरक्षा चक्र जो ईरान की सुरक्षा में तैनात है। ईरान में 5 लेयर की सुरक्षा दीवार है। पहली लेयर में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। दूसरी लेयर में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की ही तैनाती है, इसका नाम है S-300। तीसरी लेयर में रूस के ही पंजशेर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सुरक्षा में तैनात है। चौथी लेयर में ईरान ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है, इसका नाम है खोर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम। पांचवी और अंतिम लेयर है बावर एयर डिफेंस सिस्टम, अलर्ट मोड में है। बावर में भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान का ये वही 5 लेयर का सुरक्षा चक्र है जिसको भेद पाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इजराइल ने जो साइबर अटैक किया है वो सुरक्षा की इसी मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए किया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद्य दीवार तैयार कर रखी है। लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ये ईरान की एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को पूरी तरह भेदने में सक्षम है। इजराइल ने ईरान के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए साइबर अटैक को अंजाम दिया है। इजराइल की मंशा है कि ईरान में हमला बेहद घातक हो, इतना घातक कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाला हो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान पर एक सटीक और घातक हमला किया जाएगा। इस बयान से साफ है कि ईरान में हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सीरियल विस्फोट की शुरुआत होने जा रही है।
इजराइल ईरान को आधी रात बहलाने जा रहा है, इसका संकेत तब मिला जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती कर दी। अरब में अमेरिका की F-15, F-16 और F-22 की फ्लीट पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स की यह फ्लीट ईरान में हमले के लिए इजराइल की मदद करने पहुंची है। और संकेत तब मिला जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने रूस से गाजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार में दखल देने को कहा है। ईरानी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पुतिन ने न सिर्फ ईरान का साथ देने का ऐलान किया, बल्कि इजराइल और अमेरिका को ईरान में हमला न करने की हिदायत भी दी। पुतिन ने ईरान का साथ देने की घोषणा इसलिए की क्योंकि वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस की धमकी अपनी जगह, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरानी और रूसी राष्ट्रपति के बीच इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। नेतन्याहू अरब युद्ध को लेकर रूस का रुख जानना चाहते थे। अब जबकि ईरान को लेकर रूस का रुख साफ हो गया है, तो प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी न्यूज मिल रही है। हिजबुल्लाह की इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। 4 मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमलों से भारी तबाही की खबर है। तेल अवीव के पास पावर प्लांट को तबाह किया गया है। तेल अवीव के हर्जिलिया में दिखे हैं 2 ड्रोन। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सर्वनाश का प्लान बना लिया है। चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। पहले पेजर अटैक करके लेबनान को दहलाया, फिर लीडरशिप खत्म करने के लिए हमले किए और अब हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे उसे बारूदी सप्लाई रोकी जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान ने रास्ता बना लिया है, जो रूसी गठबंधन की सहायता से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचा रहा है। इस बीच इजराइल ने उस ठिकाने को तबाह कर डाला जहां हिजबुल्लाह का खजाना रखा हुआ था। यह हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब इजराइल आखिरी प्रहार करके उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। एक तरफ ईरान पर साइबर अटैक, दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का सफाया। प्रतिशोध की आग में धधक रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने फुल ऑन वॉर का बटन दबा दिया है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है। ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया गया है क्योंकि अब बेंजामिन हिजबुल्लाह को दूसरा मौका देना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप पहुंच रही है। अब हिजबुल्लाह के पास मीडियम रेंज की मिसाइल भी जा पहुंची है और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी मिल चुके हैं। यानी नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके पीछे खमनई का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं कि इजराइल दहल गया है। आधी रात हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के हर्जिलिया में जबरदस्त हमले करके युद्ध का नया फेज शुरू कर दिया। हमला इजराइल के यूनिट नंबर 8200 के हेडक्वार्टर पर किया गया। ये आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर था। हमले में कम दूरी के मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्वी भूमध्य सागर में बोट से आए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमले किए। ये ठीक हूती स्टाइल में किया हमला था। हर्जिलिया के अलावा हाइफा पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक से हाइफा पोर्ट को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें तेल अवीव पर रॉकेट से हमले करते दिखाया है।
ये वीडियो हमले के बाद जारी किया गया। हाइफा पोर्ट पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, तेल अवीव पर भी रॉकेट बरसाए गए। तेल अवीव का पावर प्लांट उड़ा दिया गया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। इससे पहले वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था। अब हिजबुल्लाह ने रणनीति बदली है, जिससे वो एनर्जी सेक्टर के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले इस बात का संकेत है कि उसे नई खेप मिल चुकी है। मोसाद का इनपुट है। बीती रात हमले में इस्तेमाल हुए हथियार रूस, उत्तर कोरिया और ईरान से मिले हैं। इसी वजह से एक साथ कई टारगेट पर हमले किए गए, जिसमें उत्तरी बॉर्डर को भी दहलाया गया। तेल अवीव, हाइफा के अलावा गैलिली, किरियत शिमोना, साफेद और गोलन हाइट्स पर हमले करके हिजबुल्लाह ने अपने तेवर जता दिए हैं कि वो अभी कमजोर नहीं हुआ है। यानी हिजबुल्लाह अभी और हमले कर सकता है। इसलिए इजराइल सबसे पहले हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट काटना चाहता है। इसके लिए हाईवे पर बमबारी की जा रही है। साथ ही हिजबुल्लाह के खजाने को खाक किया जा रहा है। इजराइल ने हमले में हिजबुल्लाह का रिजर्व बैंक उड़ा डाला। बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया और हमले से पहले P3 टोही विमान से रेकी की गई। हेडक्वार्टर की पूरी जानकारी मोसाद को दी गई, जिसके कुछ घंटे बाद हमले की प्लानिंग की गई। फिर 2 F-35 से इमारत पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। हमले में पूरी इमारत खाक हो गई, साथ में रिजर्व बैंक भी तबाह हो गया। IDF के एयर स्ट्राइक में हिजब का खजाना खाक हो गया। हेडक्वार्टर में रखा सोना और करेंसी जलकर राख हो गई। 1262 करोड़ की करेंसी हमले में खाक हो गई। 1000 किलो सोना हमले में भस्म हो गया। लेबनान की करेंसी और विदेशी मुद्रा भंडार जल गया। फंडिंग के दस्तावेज भी हमले में जल गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें कई हिजब के ठिकाने तबाह हुए हैं। खास तौर से बैरूत और बेका घाटी में बमबारी की गई है। इजराइल की कोशिश हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किया जाए और इसके लिए इजराइल कई फेज में हमले कर रहा है। दरअसल इजराइल ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसमें हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ उसके ठिकाने तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे वो हथियार ना खरीद पाए। अब इजराइल सर्विलांस विमान से जानकारी जुटाकर सटीक हमले कर रहा है। इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन से मिले सर्विलांस विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका का बोइंग E-3B, P-3E एरीज और ब्रिटेन का शैडो R-1 लेबनान में जासूसी कर रहे हैं। इनसे मिले इनपुट के बाद ही मोसाद हमले को ग्रीन सिग्नल देता है। इजराइल का फेज वाइज प्लान समझिए, कैसे वो हिजबुल्लाह का सफाया करना चाहता है। पहले फेज में पेजर अटैक से तबाही मचाई और एयर स्ट्राइक से हिजब के ग्राउंड लड़ाकों को मारा गया, जबकि दूसरे फेज में हिजबुल्लाह की लीडरशिप तबाह की गई। नसरल्लाह और दूसरे बड़े कमांडर मार दिए। तीसरे फेज में हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क और दूसरे अहम ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जबकि चौथे फेज में हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट काट दिया। सीरिया लेबनान के हाईवे पर बमबारी की गई। अब पांचवें फेज में हिजब के रुपए, पैसे और दूसरे संसाधनों को खत्म किया जा रहा है।
इसके बाद छठे फेज में ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाकर दक्षिणी लेबनान में लितानी से आगे इजराइल के उत्तरी बॉर्डर तक बफर जोन बनाने की प्लानिंग है। लेकिन इजराइल के लिए काम आसान नहीं है। हिजबुल्लाह का नेटवर्क इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टूट रहा। तेल अवीव के अर्जीलिया में हमला ये बता रहा है कि हिजब को लगातार बड़े और अपग्रेडेड हथियार बाहर से मिल रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है और लेबनान के अंदर कई नई यूनिट और कमांडरों को भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अपना सुरक्षा घेरा भी बना रहा है, जिसमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी लेबनान पहुंच रहे हैं। इराक के शीते ग्रुप ने 72 घंटे पहले एक कमांड सेंटर भी बना लिया है, जो गोलन हाइट्स में है, जहां 24 घंटे से भीषण जंग छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने गलीली पर दागे 80 रॉकेट। हाइफ और एकरे को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी का जोश हाई है। बीते 24 घंटे में हूती और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं। प्रॉक्सी के बुलंद हौसलों की वजह उनके नए कमांडर को माना जा रहा है, जो लेबनान पहुंच चुके हैं। दरअसल खामेनेई ने मोहम्मद रेजा फलाह जाहिद को प्रॉक्सी की कमान सौंपी है, जिन्होंने इजराइल पर हमले के लिए खास रणनीति तैयार की है। मोहम्मद रेजा फलाह जाहिद कौन है और इजराइल के खिलाफ उनका प्रॉक्सी प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के हमले चाहे जितने विध्वंसक हों, ईरानी प्रॉक्सी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉक्सी संगठन लगातार इजराइल को जख्म दे रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी अब एक नई स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तेल अवीव को दहला रहे हैं। प्रॉक्सी की नई रणनीति क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीती रात हुए हमलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रात 11 बजे के आसपास का वीडियो है, जब भूमध्य सागर की तरफ से एक ड्रोन आता दिखाई दिया। इजरायली शहर सायरन की आवाजों से गूंज उठे। दावा है कि ये ड्रोन अर्जेलिया में मौजूद एक रिहायशी इमारत से टकराया। हमले में इमारत का एक फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक इसी वक्त लेबनान की तरफ से भी ड्रोन हमले शुरू हो गए। हिज्ब के ड्रोन का टारगेट भी अर्जेलिया था। हिज्ब का ये हमला सफल रहा। बीती रात यमन और लेबनान से होने वाले हमलों की ये महज शुरुआत थी। दोनों प्रॉक्सी संगठनों ने अर्जेलिया के टारगेट पर बड़े हमले किए। दावा है कि लेबनान की तरफ से 30 रॉकेट दागे गए, साथ ही 10 ड्रोन हमले भी किए गए। ठीक इसी वक्त पर यमन से हूती ने भी ड्रोन दागे। दोनों प्रॉक्सी का टारगेट अर्जेलिया शहर था। यहां मौजूद इजरायली सेना के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। माना जा रहा है कि 24 घंटे पहले हुए ये हमले महज ट्रेलर भर हैं। आने वाले दिनों में ईरानी प्रॉक्सी ऐसे ही संगठित हमले करने वाले हैं। सवाल है कि अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतना आक्रामक क्यों हो गए? वो कौन सी वजह है जिसने प्रॉक्सी संगठनों को नई ताकत और हौसले से भर दिया है? दरअसल इसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, ईरानी सेना से जंग में उतरने की सुगबुगाहट। नंबर 2, ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करने पहुंचे जनरल रेजा फलाहजादे।
दरअसल इजराइल लेबनान से लेकर सीरिया और इराक तक प्रॉक्सी को टारगेट कर रहा है। उसके प्राइमरी टारगेट पर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद के लिए उतर सकती है। हाल ही में IRGC की वासिज विंग ने वॉलंटियर लड़ाकों की भर्ती निकाली थी। इन वॉलंटियर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देकर लेबनान भेजने की तैयारी थी। इसलिए माना जा रहा है कि ईरानी सेना प्रॉक्सी की मदद के लिए सीधा उतर सकती है। हालांकि IRGC ने फिलहाल के लिए इन भर्तियों पर रोक लगा दी है। ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें दिशा देने के लिए ईरान ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल रेजा फलेजादे को अब प्रॉक्सी की कमान सौंप दी है। रेजा फलेजादे IRGC की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर हैं। फलेजादे को खमनेई का सबसे वफादार माना जाता है। इस्माइल कानी के सभी अधिकार अब फलेजादे को दिए गए हैं। उन्हें हिजबुल्लाह के पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सभी प्रॉक्सी की कमान अब फलेजादे के पास है। खमनेई के आदेश पर रेजा फलेजादे बैरूत पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। कुद्स के नए कमांडर ने प्रॉक्सी संगठनों के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। मोहम्मद रिजा फलेजादे ने प्रॉक्सी संगठनों के लिए एक खास रणनीति तैयार की है, जिसके मुताबिक प्रॉक्सी संगठन अब अकेले हमले नहीं करेंगे। ईरानी प्रॉक्सी अब संगठित होकर हमले करेंगे, जैसा बीती रात हिज्ब और हूती ने भी किया। इस रणनीति के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल एक तरफ से होने वाले हमलों को इजराइल आसानी से रोक लेता है। आयरन डोम बड़े आराम से इन मिसाइलों को नष्ट कर देता है, लेकिन ईरान के लिए एक वक्त पर दो फ्रंट पर लड़ना मुश्किल होगा। दो तरफ से होने वाले हमलों के सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। भविष्य में ईरानी प्रॉक्सी एक ही वक्त पर एक साथ 4 जगह से हमले की तैयारी में है। वो यमन, सीरिया, इराक और लेबनान से एक साथ हमले करेंगे। एक तरफ से होने वाले चौतरफा हमलों को रोकना इजराइल के लिए लगभग असंभव होगा। सवाल है, ईरानी प्रॉक्सी को किसका इंतजार है? दरअसल ईरान तेजी से ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। रॉकेट और ड्रोन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। हथियार भंडार पूरा होने के बाद प्रॉक्सी संगठन इस ऑपरेशन को शुरू कर देगा। फलेजादे के ऐलान ने ईरानी प्रॉक्सी को जंग जीतने का भरोसा दिया है। ऐसे में वो पहले से ज्यादा घातक हमले इजराइल पर कर रहे हैं। फलेजादे न सिर्फ प्रॉक्सी के संगठित हमलों पर काम करने वाले हैं, बल्कि दावा है कि वो इजराइल के खिलाफ नए प्रॉक्सी संगठनों को खड़ा करने पर भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल सीरिया में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठन एक्टिव हैं, जबकि इराक में 5 प्रॉक्सी संगठन काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लेबनान, यमन और गाजा में एक प्रॉक्सी संगठन है। माना जा रहा है कि फलेजादे नए प्रॉक्सी संगठन बनाने पर काम करने वाले हैं। ये प्रॉक्सी संगठन पुराने प्रॉक्सी की शाखा के तौर पर काम करेंगे। फलेजादे का फोकस जहां संख्या बल और मजबूत रणनीति पर है, वहीं उनका ध्यान हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी है। फलेजादे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बिना हथियार के प्रॉक्सी संगठन और उनके लड़ाकों की बड़ी संख्या इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए फलेजादे जहां ईरान से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर ध्यान देने वाले हैं, वहीं उनका फोकस चीन और रूस पर भी है। माना जा रहा है कि फलेजादे सीरिया में मौजूद रूस के हथियार गोदामों को ईरानी प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन से बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट की खेप तेज करने पर बात करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि मोहम्मद रजा फलेजादे प्रॉक्सी की मदद के लिए तुर्की से भी बात कर सकते हैं। साफ है कि ईरानी प्रॉक्सी के नए कमांडर मोहम्मद रजा फलेजादे का फोकस जहां हिजबुल्लाह को खड़ा करना है, वहीं वो सभी प्रॉक्सी संगठनों में नई ताकत फूंकने की तैयारी में है, जो इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बीते 100 घंटों से क्रीमिया दहल रहा है। यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार से क्रीमिया पर हमला किया है। एक तरफ नेटो के हथियार रूस के तेल डिपो, एयरबेस और हथियार गोदामों को खाक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेटो ने रूस के बॉर्डर को सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू की है। ईरान की मदद करने जा रहे पुतिन को उलझाने के लिए नेटो ने रूस की हर तरफ से घेराबंदी कर दी है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए किम की फौज यूक्रेन की रणभूमि पर उतर गई है। आग की लपटें 200 फीट ऊंची। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन से आसमान तक धधकती आग का टावर बन गया है। रूस का तेल डिपो तहस नहस हो गया। क्रीमिया के रूसी टर्मिनल पर 4 दिन से आग लगी है और फियोदोसिया में समुद्री तेल टर्मिनल से 200 फीट ऊंची लपटें उठ रही हैं, क्योंकि पिछले 100 घंटों से क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया में पहली बार अटैक से हमला हुआ। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैक दिए थे। क्रीमिया में तबाही मचाने वाली अटैक की मिसाइल हाइमर्स से दागी जा सकती है। अटैक का वजन 1670 किलो है, इसकी लंबाई 13 फीट है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। लॉन्च के बाद अटैक की मिसाइल पहले जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर इसमें लगा हीट फ्रैगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को तबाह कर देता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका का दिया सबसे शक्तिशाली हथियार है और इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तक को तबाह कर चुका है। पिछले 100 घंटों में यूक्रेन ने अटैक और स्टॉर्म शैडो से जो तबाही मचाई है, अब उसका सैटेलाइट सबूत देखिए। ये रूस के खांस्काया एयरबेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यूक्रेन के सबसे नए हमले में रूस के एयरबेस की कम से कम 2 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। जिस वक्त खांस्काया एयरबेस पर यूक्रेन की मिसाइलें बरसी, तब वहां रूस के 57 विमान और हेलीकॉप्टर थे। इनमें से 12 सुखोई 34 फाइटर जेट थे, 2 डायमंड DA-42 एयरक्राफ्ट थे, कम से कम 37 L-39 अल्बाट्रोस जेट थे। हमले के वक्त एयरबेस पर रूस के 4 अत्याधुनिक सुखोई 35S फाइटर जेट थे और कम से कम 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर वहां तैनात थे। खांस्काया एयरबेस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूस के कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ, इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के कई हथियार डिपो पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। प्लैनेट लैब्स ने रूस के क्रास्नोदार इलाके में ऐसे गोदामों पर ड्रोन हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। क्रीमिया में तेल डिपो, रूस का एयरबेस और हथियार डिपो पर हुए हमले अचानक नहीं हुए। रूस पर हो रही बमबारी के पीछे इजराइल ईरान युद्ध है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की खुलकर मदद की, शाहिद ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलें तक दी। अब बारी रूस की है। रूस ने ईरान की मदद तेज कर दी।
रूस ईरान की मदद ना कर सके, इसलिए नेटो ने क्रीमिया दहन शुरू कर दिया है। क्रीमिया पुतिन के इज्जत से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए पुतिन ने अपने एक और दोस्त किम जोंग उन से मदद मांगी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में उत्तर कोरिया के कई हजार पैदल सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ दिन बाद रूस की तरफ से किम की सेना को क्रीमिया और डोनेस्क में उतारा जा सकता है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया ने दावा किया है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया से एक्सपर्ट बटालियन मंगवाई है। वॉर जोन में उत्तर कोरिया की सेना के जनरल पहुंच गए हैं। वो यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में युद्ध के मैदान को देख रहे हैं। यूक्रेन के हमलों और नेटो के हथियारों का रूस पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। रूस की इस्कंदर मिसाइल ने ओडेसा में नेटो के हथियार लेकर जा रहा यूक्रेन का एक कार्गो जहाज तबाह कर दिया। आप चेर्नोमोर्स्क नाम के इस जहाज की दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी कार्गो कंटेनर से इस्कंदर मिसाइल टकराने के बाद की। रूस की एजेंसी तास ने रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से युद्ध के आंकड़े जारी किए हैं। बताया है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन में तेल, गैस, एनर्जी और हथियार बेस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से 38 सटीक हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में यूक्रेन के 14,500 सैनिक मारे गए हैं। इस दौरान यूक्रेन के 603 ड्रोन और 33 हाइमर्स रॉकेट सिस्टम तबाह किए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि उनके बैटल ग्रुप नॉर्थ ने कुर्स्क क्षेत्र में नोवाया सोरोचिना और पोक्रोवस्की की बस्तियों को यूक्रेन से वापस छीन लिया है। लेकिन रूस को रोकने के लिए नेटो ने सबसे बड़ा हवाई और परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नेटो के 130 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने महाविनाशक बम गिराने का अभ्यास किया। सवाल यह है कि क्या रूस को ईरान की मदद रोकने के लिए नेटो देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इतना खतरनाक षड्यंत्र रचा है कि अगर ये सफल रहा तो अरब में विनाश की बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी। ईरान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची है और इसके लिए ईरान के एजेंट अमेरिका पहुंच गए हैं। सवाल यही है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मारना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। अरब में भड़की विनाश की ये आग इतनी बड़ी और भयावह हो सकती है कि इसमें अरब के कई देश भस्म हो सकते हैं। ये जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। इस युद्ध का परमाणु युद्ध में रूपांतरण हो सकता है। ईरान ने जो खूनी षड्यंत्र रचा है उसकी वजह से कई देशों का एक साथ संहार हो सकता है। टारगेट पर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे ईरान की खूनी साजिश का खुलासा हो गया है।
ईरान ने अमेरिका के उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनकी वो हत्या करना चाहता है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की हिट लिस्ट में कई पूर्व राजनयिक, जनरल और वॉर कमांडर्स के भी नाम हैं। ईरान ट्रंप समेत इन सभी लोगों को सिलसिलेवार तरीके से खत्म करने के प्लान पर सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। ईरान की तरफ से खतरा बढ़ा तो चुनावी प्रचार में जुटे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम भी हाई अलर्ट हो गई। ट्रंप ने अमेरिकी सरकार से सेना का प्लेन, हेलीकॉप्टर और गाड़ियां मांगी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान के कई एजेंट्स अमेरिका में हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी जानकारियां जुटा रहे हैं। मौका मिलते ही ईरान के जासूस ट्रंप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम भी सतर्क हो गई है। सवाल यह है कि आखिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मारना चाहता है। दरअसल ट्रंप के शासन में ही ईरान के IRGC चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सुलेमानी को अमेरिका ने ही खत्म किया था। अब ईरान इसी का बदला लेना चाहता है। ईरान की इस साजिश की जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंची तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खamenei को अंतिम चेतावनी दे दी। बाइडेन ने कहा है कि ईरान ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्रों को विराम दे, वरना इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे। अगर ट्रंप पर हमला हुआ तो ये अमेरिका के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसके बाद अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। बाइडेन ने जो कुछ कहा है वो 100% सच है। अगर ट्रंप की हत्या हुई तो अमेरिका ईरान के अस्तित्व को मिटा देगा। इस एक घटना के बाद अरब में ऐसा बारूदी जलजला आएगा जिसमें एक साथ कई देशों का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा और लेबनान पर लगातार हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का जमकर विरोध हो रहा है। इस्लामिक देशों के अलावा अब इजराइल में भी नेतन्याहू की युद्ध नीति की खूब आलोचना हो रही है। लोगों के अलावा अब सैनिक भी बेंजामिन का विरोध करने लगे हैं, जबकि कैबिनेट में भी टकराव सामने आया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट से तकरार की खबर है, यानी कई मोर्चों पर बेंजामिन नेतन्याहू घिर गए हैं, जिनके खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू बड़े संकट में फंस सकते हैं। गाजा में विध्वंस मचाया, फिर लेबनान में तबाही, अब ईरान पर हमले की तैयारी। बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। वो पूरी तरह से दुश्मनों का खात्मा कर देना चाहते हैं, लेकिन बेंजामिन की जिद से उनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। इजराइल के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। बंधकों को छुड़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इजरायली सेना में विद्रोह की आशंका बढ़ने लगी है। नेतन्याहू और योआव गैलेंट में तकरार सामने आ चुकी है और यह सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति की वजह से हो रहा है। वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर लगातार ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले का आदेश दे रहे हैं, जबकि योआव गैलेंट चाहते हैं कि युद्ध विराम करके पहले बंधकों को छुड़ाया जाए, फिर आगे की रणनीति बनाई जाए। हालात ऐसे हैं कि अब इजराइल में दो गुट बन गए हैं। एक तरफ बेंजामिन के समर्थक हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के। गैलेंट के साथ सेना भी आ गई है। कुछ सैनिकों ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं। 138 सैनिकों ने चिट्ठी लिखी है, जिस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चिट्ठी में लिखा है, हम अपनी सेवाएं सक्रिय तौर पर बंद कर देंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। हमारा धैर्य अब खत्म होने वाला है। बंधकों को वापस लाने और युद्ध विराम के बारे में सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी होगी।
इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और आईडीएफ चीफ को भेजा है। हालांकि अभी तक इस पर बेंजामिन कैबिनेट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि सैनिकों में आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब तक 50,000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी युद्ध की समय सीमा का अंदाजा नहीं लग पाया है। यानी युद्ध कितना लंबा खींचेगा इसका अंदाजा नहीं। काफी वक्त से रक्षा मंत्री योआव गैलेंट युद्ध विराम की बात कहते रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका जाकर बाइडेन से भी बात करने वाले थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ उनकी फ्लाइट रुकवा दी, बल्कि आगे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य कर दी। ऐसे में बेंजामिन और योआव गैलेंट के बीच की तकरार सामने आ गई है, जो कभी भी बड़ा टकराव बन सकती है। खास तौर से सेना में विद्रोह का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आईडीएफ सैनिकों पर योआव गैलेंट का अच्छा खासा प्रभाव है। इसलिए आशंका इस बात की भी है कि योआव गैलेंट के उकसाने पर सैनिकों ने चिट्ठी लिखी है, जिससे बेंजामिन सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रूस में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। ग्रोजनी के गैस स्टेशन में आग लग गई है। ऑयल टैंकर में तेज धमाके के बाद ये आग लगी है। सात फ्रंट पर गिरा इजराइल अब एक और मुसीबत में गिर गया है। जिस तेजी से और विध्वंसक हमले इजराइल कर रहा है, उससे कई देश विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रहा है। यहां तक कि गाजा और लेबनान में स्थानीय लोगों की सहायता के लिए उतरी यूएन फोर्स पर भी हमले कर रहा है। इससे नाराज कई देशों ने इजराइल को सैन्य सहायता रोकने का फरमान जारी कर दिया है। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, गाजा से लेकर लेबनान तक बारूद की बारिश। इन हमलों में न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी में स्थानीय लोग भी शिकार हो रहे हैं। कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल का विरोध करने में जुट गए हैं। क्योंकि इजराइल के हमले यूएन दफ्तरों पर भी हो रहे हैं, जिसमें कई यूएन अधिकारी मारे जा रहे हैं। अब इजराइल की मदद करने वाले देश बढ़ गए। विरोध करने वाले देशों में निकारागुआ, फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड शामिल हैं, जबकि अमेरिका भी इन हमलों को रोकने के लिए कह रहा है। सेंट्रल अमेरिका में पड़ने वाले देश निकारागुआ ने तो इजराइल से कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं, जबकि स्पेन, फ्रांस और आयरलैंड ने बारूदी सप्लाई रोक दी है। यूएन की तरफ से कहा गया है, लेबनान गाजा में इजराइल के फाइटर जेट यूएन इमारतों पर बमबारी कर रहे हैं। उनके टैंक रुक नहीं रहे। ब्लू लाइन के पास अल लाबूने में बुलडोजर से हमारी इमारत की दीवार गिरा दी गई, जबकि यूएन ने बताया कि हर इमारत पर यूएन का साइन बना है। फिर भी हमले किए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल शांति प्रक्रिया में रुकावट डालना चाहता है। इजराइल का यह हमला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसीलिए कई देश इजराइल के विरोध में उतर आए हैं, जबकि फ्रांस में इजरायली दूतावास को नोटिस जारी किया गया है कि वो इन हमलों की वजह बताए। इन हमलों पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा कि यूएन फोर्स पर इजराइल हमला करता रहे। हम इसकी निंदा करते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह के तेवर स्पेन के भी हैं। अगर इजराइल हमले नहीं रोकता तो आने वाले वक्त मुश्किल लेकर आ सकता है,
क्योंकि अगर नाटो देशों ने इजराइल की सैन्य सहायता रोक दी तो इजराइल के पास लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। ऐसे वक्त में ईरान हमला करके इजराइल को दहला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स के कमांडर पर हमला हुआ है। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर ढेर हो गया। IDF के हमले में अरेब अल शोगा मारा गया है। भारत और रूस के बीच बड़ी डील होने की खबर है और इस डील के तहत भारत रूस के साथ मिलकर आइस ब्रेकर जहाज बनाएगा, जिसे आर्कटिक में चीन की विस्तारवादी मंसूबों को कुचलने वाला कदम माना जा रहा है। कैसे होगा ये सब कुछ, जानिए इस रिपोर्ट में। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से ढका ये समुद्री इलाका अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक की नजर इन कई मीटर मोटी बर्फ की परतों पर है, जिसके लिए सालों से रूस और अमेरिका यहां अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आर्कटिक में रूस अमेरिका से काफी आगे है, लेकिन अब उसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। भारत और रूस के बीच आइस ब्रेकर बनाने की डील हुई है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 6000 करोड़ की डील हुई है। भारत सरकार 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में रूस ने खुलासा किया था कि उसने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनका संयुक्त उत्पादन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों को ज्यादा जल्दी सामान पहुंचाया जा सकेगा। रूस का लक्ष्य इस रूट से सालाना 15 करोड़ टन माल सप्लाई करना है। इसके लिए रूस ने 2030 का लक्ष्य रखा है। आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ में ढका रहता है। रूस को इसके लिए 50 आइस ब्रेकर की जरूरत है। साथ ही नई बंदरगाह टर्मिनल बनाने की तैयारी है। इसे चीन के खिलाफ भारत की बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस काफी हद तक चीन पर निर्भर हो गया है। चीन चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट पर भी उसकी पकड़ मजबूत हो और वो रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चीन इसे BRI का हिस्सा बताता है। ऐसे में भारत और रूस डील चीन की विस्तारवादी सोच पर एक गहरी चोट मानी जा रही है। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या मेड इन इंडिया iPhone 16 सीरीज भारत में उपलब्ध होगी? 80% यस, 20% नो। क्या गुजराती भारत की शास्त्रीय भाषा बनेगी? 60% यस, 40% नो। क्या NDMC में नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी? 70% यस, 30% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बढ़िया सरिया।